Namaskar. This is Santosh Kumar Sahu with a new session of this series. I hope you all are doing well. दोस्तों, आप जानते हैं ये सीरीज का ये एक नया सेशन है। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे 21 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, which of the following are the types of pranayama according to पतंजलि योग सूत्र। यानी योग सूत्र में प्राणायाम कौन सा प्राणायाम बताया गया है। आप अगर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 50 एंड 51। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या दिया गया है? साधना पाद में आप अगर देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? 50 सूत्र नंबर 50 में क्या दिया गया है? बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्ति देश काल संख्या भी ही परितुष्टो दीर्घ सुक्म। मीन्स बाह्य अभ्यंतर स्तंभवृत्ति, ये 3 तरह का प्राणायाम बताया गया है इस सूत्र में। और दूसरा सूत्र में बताया गया है सूत्र नंबर 51 में बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थ। बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी जो प्राणायाम है वो 4 नंबर का प्राणायाम है। इसका मतलब बाह्य का मतलब क्या है? एक्सटर्नल। अभ्यंतर का मतलब क्या है? इंटरनल। स्तंभवृत्ति का मतलब क्या है? स्तंभवृत्ति का मतलब टोटल रिस्ट्रेंट। और 4th नंबर प्राणायाम इज नोन आज बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी। इसका मतलब क्रॉसेज द स्पेयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल से परे है वो। एक्सटर्नल और इंटरनल प्राणायाम के साथ उसका रिलेशन नहीं है, उससे और आगे है। मतलब आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं या कहीं रुक रहे हैं, ये पता नहीं चलेगा। आप इतना मास्टरी बन जाएंगे। तो ये दोनों में ही आपका आंसर है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? स्तंभवृत्ति है, बताया गया है। ये बाह्य अभ्यंतर एंड स्तंभवृत्ति, गेड़ी में पॉइंट स्तंभवृत्ति, तो ये होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। सहित प्राणायाम इसमें कहीं बताया गया क्या? नहीं बताया गया, तो इसलिए ये नहीं आएगा। देन बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी, ये वाला जो 4th नंबर प्राणायाम बताया गया है, बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी, गेड़ी में पॉइंट। ये भी आंसर आएगा। केबली के बारे में कुछ बताया गया क्या? नहीं, यहाँ पे केबली के बारे में बताया गया नहीं। तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 एंड 3 कहाँ पे है? 1 एंड 3, ये दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योग अकॉर्डिंग टू पतंजलि। इसका मतलब योग सूत्र के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य क्या है। हम क्रिया योग जो बताया गया है चैप्टर नंबर, ये भी चैप्टर नंबर 2 क्या है उसका नाम? साधना पाद में बताया गया है। क्लियर? तो ये साधना पाद में क्रिया योग के बारे में बताया गया। क्रिया योग पहले जानते हैं क्रिया योग क्या है। क्रिया योग में 3 टेक्निक बताया गया है। एक है तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। ये कौन सा? चैप्टर नंबर 2 सूत्र नंबर 1 उसमें बताया गया है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। लेकिन हमारा क्या चाहिए? हमको चाहिए इसका पर्पज क्या है क्रिया योग का। ये सूत्र नंबर 2 में बताया गया है। क्या बताया गया? समाधि भावनार्थ क्लेशतनु करणार्थ। 2 चीज होता है, एक समाधि भावना, 2 मीन्स समाधि भाव मीन्स इट विल हेल्प टू ब्रिंग द समाधि, द ट्रांस। एंड दूसरा क्या है? क्लेशतनुकरण हो जाता है, मतलब अटेन्युएशन ऑफ क्लेश मीन्स रिडक्शन ऑफ क्लेश।
एक तो क्या करता है, ये वाला पार्ट क्या करता है, ब्रिंग ट्रांस, BRING ट्रांस, ट्रांस मीन्स समाधि, समाधि प्राप्त करने के लिए मदद करता है। दूसरा क्या करता है, रिडक्शन ऑफ क्लेशो, हमारा जो क्लेशो है, क्लेशो को वो धीरे धीरे क्या करता है, रिडक्शन करता है, रिडक्शन ऑफ क्लेशो। क्लियर? तो हम मिल गया हमारा आंसर, क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति करता है क्या, नहीं। समाधि भाव, हाँ आता है, ये समाधि भावनार्थ, इसलिए ये होगा। कैवल्य प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति के बारे में बताया गया क्या, नहीं, ये नहीं होगा। और क्लेशोत्तनुकरण, क्लेशोत्तनुकरण हो रहा है, रिडक्शन ऑफ क्लेशो हो रहा है, तो ये होगा। तो आंसर मिल गया आपको, क्या क्या होगा, 2 और 4। 2 और 4 कहाँ पे है, 2 और 4 ये वाला ऑप्शन, 2 और 4 आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. The following are the component of fraud model of personality. यानी व्यक्तित्व के फ्रॉड मॉडल के घटक निम्नलिखित है। मतलब फ्रॉड मतलब सिग्मंड फ्रॉड, तो उन्होंने पर्सनालिटी का जो टाइप है वो क्या क्या बताया है। एक्चुअली उन्होंने 3 चीज़, उनका पर्सनालिटी का मॉडल है, एक ईट, सुपर ईगो एंड ईगो। ये तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्या क्या बताया गया, ईट, सुपर ईगो एंड ईगो। क्लियर? ये तीनों जहाँ पे है 2 3 4, 2 3 4 कहाँ पे है, ये 4 2 3 रेडी में पॉइंट, ईट, ईगो, सुपर ईगो। आंसर तो ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। ईट का काम क्या होता है, सुपर ईगो का क्या काम है, और ईगो का काम क्या है। ईट का काम होता है, ईट एक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज़ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक फिजिकल नीड एंड अर्ज। जो देखेगा वही करने के लिए सोचेगा, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ। कुछ भी देखेगा, कहीं भी देखेगा, वो सोचेगा अभी ही मेरे को करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये इसका नेचर है। सुपर ईगो का नेचर क्या है, इट्स नॉट राइट टू डू दैट। ये हर समय में सोचेगा, देखेगा, क्योंकि उसका नेचर है सोशल रूल एंड मोरल। ये थोड़ा सोशल रूल और मोरल के ऊपर ध्यान देता है, सोशल रूल एंड मोरालिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान देता है। मतलब ये तो करने के लिए बताएगा, जो भी देखेगा वही करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये सोचेगा लोग क्या कहेंगे, करेंगे तो सही होगा या नहीं होगा, इसके बारे में ये सोचेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और ईगो का रोल क्या है, ये मैनेज करेगा। मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, मीन्स ये ईगो हमारा ईट एंड सुपर ईगो दोनों के बीच के रास्ता निकलेगा। ये तो करने के लिए बोलेगा, ये मतलब ये देखेगा, सोचेगा, उसके बाद करने के लिए मन करेगा। ईगो क्या करेगा, ये दोनों का रास्ता, दोनों का बीच जो रास्ता हो सकता है, जो सही रास्ता है, उसको निकलने के लिए कोशिश करेगा। मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें समझ सकते हैं, क्योंकि ईगो इसमें क्या है, ईगो का नेचर है ये रेशनल, ये है रेशनल, इसको प्राग्माटिक, इसका नेचर है प्राग्माटिक। ईड का नेचर क्या बताया था, ये है प्रिमिटिव। ईड क्या है, ईड प्रिमिटिव है, मतलब इसका ग्रेटिफिकेशन रहता है इंस्टेंट, जो देखेगा वही करेगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक फिजिकल नीड। हमारा जो फिजिकल नीड है, हमारा जो डिजायर है, हमारा जो अर्ज है, फिजिकल अर्ज है, उसको देखेगा तो करने के लिए सोचेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि तीनों का समझ में आ जाएगा। सपोज एक आइसक्रीम वाला आया है, वो स्ट्रेंजर है, जान पहचान का नहीं है। जब आइसक्रीम वाला को देखेगा, ईड पहले क्या करेगा, वो आइसक्रीम खाने के लिए सोचेगा। उसके पास पैसा हो या नहीं हो, वो मतलब वो आइसक्रीम वाला को पहचानता है या नहीं है, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है उसका। कैसे ही हो, उसे आइसक्रीम उसको लेना ही है, चाहे चोरी करके हो, चाहे मांग के हो, कैसे भी करके उसको लेना है। सुपर ईगो का रोल क्या होता है उसमें, सुपर ईगो मना करेगा। वो अगर पैसा नहीं होगा तो वो सोचेगा अरे पैसा नहीं है तेरे पास, वो जान पहचान नहीं है, कैसे देगा तेरे को,
ये थोड़ा, क्योंकि उसका नेचर क्या है, सोशल रूल एंड मोरल है, इसीलिए वो इसी तरह का थोड़ा सा सोचेगा। अगर जो जीतेगा, ईट जीत जाएगा, तो और क्या होगा, पैसा नहीं होने से भी उसे जैसे तैसे करके मांग लेगा, उसका सोशल रूल कुछ नहीं है। एडी में पॉइंट। उसी समय में सुपर ईगो क्या करेगा, मैनेज करेगा, वो गिल्टी फील करेगा और मतलब लज्जित होगा इसका काम के लिए। और ईगो क्या करेगा, ईगो ये करता है, ये रेशनल है थोड़ा, इसीलिए ये मदद करेगा सर्टिफाइंग योर डिजायर while also avoid the unpleasant social situation। तुम्हारा डिजायर को सर्टिफाई करेगा और जो अनप्लीजेंट सोशल सिचुएशन बन रहा है कि मतलब लज्जित होना पड़ रहा है, उसको भी मैनेज करने के लिए कोशिश करेगा। कैसे, जैसे तैसे करके कहीं से पैसा अगर नहीं है पास में, तो कहीं से पैसा ला के खरीद के खाने के लिए ये क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। एडी माई पॉइंट। तो ये हो गया ईट, ईगो, सुपर ईगो का नेचर कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा ज़्यादातर जो न्यूरोसिस प्रॉब्लम होता है, न्यूरोसिस, ये तीनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहता है, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, हर सिचुएशन में अगर ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो न्यूरोसिस डिजीज हमारा डेवलप होता है। न्यूरोसिस क्या है, जो हमारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह का डिजीज हमारा होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर पथ्य आहार। पथ्य मीन्स क्या है, पथ्य मतलब होलसम फूड। क्लियर। तो हठ प्रदीपिका में आपका होलसम फूड के बारे में क्या बताया गया है। क्लियर। सो यहाँ पे एक लिस्ट हमने कलेक्ट किया है इसको, ये जो हठ प्रदीपिका में इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या क्या है, वेट दीज आर द सुइटेबल फूड, वेट, राइस, बर्ली, सस्तिक, मिल्क, घी, शुगर, बटर, शुगर कैंडी, हनी, ड्राई जिंजर, पटुलक। 5 लिवी वेजिटेबल जिसमें आता है जीवंती, वस्तु, मूल्यक्षी एंड मेघनाद एंड पुनर्नभा और ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा। दीज आर द सुइटेबल फूड। गेट माय पॉइंट। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, हम अगर यहाँ पे देख लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। गेट माय पॉइंट। शुंठी, शुंठी क्या है, शुंठी मतलब आपका जो ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर है क्या यहाँ, हाँ ये है, तो ये आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है यबक। यबक क्या है, यबक एक्चुअली ये है एक आपका एक तरह का राइस होता है, जो थोड़ा इसका क्वालिटी थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का राइस होता है। तो यबक इसमें दिया गया क्या, इन्फीरियर क्वालिटी राइस दिया गया है क्या, नहीं, राइस एक दिया गया है लेकिन इसका क्वालिटी के बारे में हमको पता नहीं है। स्वस्तिक ये एक तरह का राइस है लेकिन हाई क्वालिटी का राइस होता है ये। गेट माय पॉइंट। सो इसलिए यबक नहीं होगा। पटुड़ा, पटुड़ा मतलब परवल हम भी कहते हैं, ये पटुड़ा को बताया गया है यहाँ, तो ये होगा। तो आंसर मिल गया आपको, हाँ या नहीं। ये मासा, मासा क्या है, मासा ज़्यादातर ये होता है जो आपका एक शॉर्ट किडनी बीन, किडनी बीन मतलब उसी प्रजाति का लेकिन ये छोटा होता है, इसको ब्लैक ग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक ग्राम कहा जाता है। क्लियर। इसमें ब्लैक ग्राम है क्या, नहीं, ग्रीन ग्राम है। सुइटेबल फूड में ग्रीन ग्राम दिया गया है लेकिन ब्लैक ग्राम दिए नहीं, तो इसलिए नहीं होगा ये। तो शुंठी मतलब 1 and 3, 1 and 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका कहते हैं हम, तो उसका 2 प्रमुख भाग क्या होता है। नर्वस सिस्टम अगर हम देखेंगे, ये पिक्चर में आप अगर देखेंगे, नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, कंसिस्टिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या,
ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल में क्या आता है? पेरिफेरल नर्व में आता है, पेरिफेरल में बाकी जो रहेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी रहेगा, क्या रहेगा? नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जो होता है उसको कहा जाता है क्या? वो किसके अंदर आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक तो होता है सेंसरी डिवीजन, उसमें रहता है सेंसरी नर्व रहता है, और मोटर नर्व रहता है। दो तरह का नर्व उसमें होता है। सेंसरी नर्व का काम क्या है? सेंसरी नर्व को अफरेंट भी कहा जाता है, अफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, और मोटर नर्व को क्या कहा जाता है? एफरेंट। इसको याद रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है। ये डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आगे आपको ये मदद करेगा, ये अगर जानकारी मिलेगा आपको। तो सेंसरी नर्व अभी हम देख रहे हैं। पेरिफेरल नर्व किसको कहेंगे? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बाकी जो नर्व शरीर में है उसको सारा सब पेरिफेरल नर्व कहेंगे। और पेरिफेरल नर्व में दो तरह का नर्व होता है, एक सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी को क्या कहते हैं? अफरेंट। मोटर को एफरेंट कहा जाता है। क्लियर? सो सेंसरी नर्व का क्या काम है? ये क्या करता है? डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर, कहाँ से? हमारा जो सेंसेस और इंटरनल एनवायरनमेंट, जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, वहाँ से मैसेज लेके जाता है कहाँ? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके पहुँचाता है, मतलब ब्रेन को जाके पहुँचाता है। फिर में पॉइंट, ये मैसेज कहाँ से लेता है? तुम्हारा सेंसरी रिसेप्टर सब ले यहाँ से कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके ब्रेन को इन्फॉर्म करता है। और मोटर का काम क्या होता है? ये वो इफेक्टर होता है, मतलब ब्रेन से मैसेज लेके आता है और जो इफेक्टिव ऑर्गन, सारा जो ऑर्गन को जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज ला के पहुँचाता है। एडी में पॉइंट। इसीलिए आपका जो मोटर न्यूरॉन जो है वो फिर दो तरह का काम करता है। इफेक्टर ऑर्गन दो तरह का काम करता है, एक वॉल्यूंटरी मीन्स सोमाटिक, एक ऑटोनोमिक होता है इनवॉल्यूंटरी। गेट में पॉइंट। वॉल्यूंटरी मतलब स्केलेटल मसल इसके अंदर आएगा। स्केलेटल मसल को आप चाहोगी तो खुद चाहोगी तो मूवमेंट कर सकते हो, चाहोगी तो रुक सकते हो, वो होता है वॉल्यूंटरी। लेकिन जो मसल का आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, खुद का कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। उसमें क्या क्या आता है? कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं खुद, वो अपने आप चलता है, इसलिए इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। गेट में पॉइंट। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह का होता है डिवीजन, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। दिस इज ओवरऑल नर्वस सिस्टम। गेट में पॉइंट। तो अभी आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन 1 and 2। 1 and 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। दिस इज द आंसर। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये किसका है? ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? जो हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, उच्च रक्तचाप के कौन कौन से जोखिमी कारक है? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इसमें जो दिया गया है, 4 रिस्क फैक्टर दिया गया है, उनमें से मतलब हाइपरटेंशन के लिए ज़्यादातर रिस्की कौन सा होता है? तो दोस्तों इधर हम एक डाटा हम कलेक्ट किए हैं। कहाँ से? जो WHO हम जानते हैं आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम वहाँ से ये डाटा कलेक्ट किया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। सो रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन ये दो तरह का होता है। एक मॉडिफाइबल रिस्क, जिसको हम चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं उस रिस्क को। एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क, मतलब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हम। गेट में पॉइंट। तो मॉडिफाइबल रिस्क में क्या क्या आएगा? अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी आजकल तो हम लोग अनहेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं। जैसे कि अनहेल्दी डाइट में क्या आएगा? ज़्यादा सॉल्ट लेना, हाई सैचुरेटेड फैट लेना, ट्रांस फैट लेना, और
लो इंटेक ऑफ फ्रूट वेजिटेबल तो आजकल जैसे हम भूल जाते हैं, तो ये होता है अनहेल्दी डाइट। और दूसरा क्या, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेटरी लाइफस्टाइल, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना, ये भी रिस्क फैक्टर है। और कंजप्शन ऑफ टोबैको, ये भी हाइपरटेंशन के लिए रिस्क है। अल्कोहल एंड बीइंग ओवरवेट मतलब ओबेसिटी भी हाइपरटेंशन का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ये सारा चीज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसीलिए ये मॉडिफाइबल रिस्क। अनहेल्दी डाइट को हम चाहें तो हेल्दी डाइट ले सकते हैं, हेल्दी डाइट लेंगे तो हाइपरटेंशन नहीं होगा। और फिजिकल एक्टिविटी, हम अगर थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। टोबैको सोचेंगे तो छोड़ दे सकते हैं। अल्कोहल भी ये मॉडिफाई कर सकते हैं, इसीलिए ओवरवेट, उसको वेट लॉस भी कर सकते हैं हम अगर चाहेंगे तो, बहुत सारे तरीका है। तो इसीलिए इसको मॉडिफाइबल रिस्क कहा गया। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क क्या है? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है, पहला है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ये हेरिडेटरी होता है। अगर आपका फैमिली में किसी का है तो आपका भी हाइपरटेंशन होने का चांसेस रहेगा। और ये ऑटोमेटिक आ जाता है आफ्टर 65 ईयर अगर आप बुढ़ापा हो गए तो हाइपरटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और को एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे कि डायबिटीज़ और किडनी डिजीज अगर आपका हुआ तो हाइपरटेंशन भी हो सकता है। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है। क्लियर? और इसमें अभी आपको आंसर मिल जाएगा, क्या क्या होगा। पहला ओबेसिटी है या नहीं है, इधर जो ओवरवेट हम देखें, इसलिए ये रिस्क फैक्टर होगा। स्ट्रेस यहाँ पे नहीं दिया गया है, फिर भी ये तो किसी को भी पूछ लो, स्ट्रेस के द्वारा हाइपरटेंशन होगा ही होगा, इसलिए स्ट्रेस ही आंसर होगा। और क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो इसमें कोड में 3 कोड दिया गया है, सिर्फ ये 2 कोड दिया गया है, तो इसलिए स्ट्रेस को हम इंक्लूड इसलिए भी कर रहे हैं। और ये भी कॉमन है, सब लोग जानते हैं स्ट्रेस के द्वारा हाइपरटेंशन होता है, इसका एविडेंस कोई नहीं चाहिए। वॉकिंग इसमें जितना हम डिस्कस किए है क्या, नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। और स्मोकिंग यहाँ देख रहे थे, कंजप्शन ऑफ टोबैको, में पॉइंट, तो ये भी होगा। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 है क्या ऐसा? हाँ है, ये 4 नंबर ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। द मोस्ट इंपॉर्टेंट योगा प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजमेंट ऑफ साइनोसाइटिस मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कोड जो बन रहा है ये 3 का कोड बन रहा है, इसलिए इनमें से 4 में से हमको 3 चुनना है, जो बेस्ट है वो 3 चुनेंगे। गेट में पॉइंट, इसको ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उसी तरह का ध्यान देना है आपको, बेस्ट जो है उसको चुनेंगे। पहले कौन सा सबको जानकारी है? नेति क्रिया, क्योंकि साइनस कहाँ रहता है? साइनोसाइटिस हमारा नाजल ट्रैक में रहता है। गेट में पॉइंट, नाजल ट्रैक के आसपास रहता है साइनस बैग, और वही साइनस बैग का प्रॉब्लम हो जाता है, साइनोसाइटिस होता है। सो नेति क्रिया आप जानते हैं नाजल ट्रैक को क्लीन करता है, इसलिए ये तो होगा ही होगा, रेफरेंस भी है। कपालभाति फ्रंटल साइनस क्लीन करता है, हठो प्रतिपिका में एविडेंस है, उसमें लिखा गया है, ये दोनों हो जाएगा। और ये जो दोनों है लास्ट में अर्धचक्रासन एंड मयूरासन। अर्धचक्रासन एक्चुअली इसका रेफरेंस कहीं मेरे ख्याल से, मैं जितना टेक्स्ट है उसको पढ़ा, उसमें मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस कहीं नहीं लिखा गया कि अर्धचक्रासन के द्वारा साइनोसाइटिस प्रॉब्लम ठीक होता है। अर्धचक्रासन आपका एपीएम भी सत्यानंद सरस्वती का देखेंगे तो नहीं मिलेगा, क्लासिकल टेक्स्ट में अर्धचक्रासन तो नहीं है। और आज कल जो प्रोटोकॉल चल रहा है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रोटोकॉल में है अर्धचक्रासन, लेकिन उसमें बेनिफिट के बारे में भी, साइनोसाइटिस का बेनिफिट के बारे में लिखा नहीं गया है। अर्धचक्रासन में स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी और आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये दिया गया है प्रोटोकॉल में, लेकिन उसमें साइनोसाइटिस के बारे में लिखा नहीं गया है। लेकिन हाँ, आप गेस कर सकते हैं, जब सर को पीछे झुका रहे हैं तो आपका जो साइनस है, साइनस के ऊपर वो प्रभाव डालता है, इसीलिए ये अर्धचक्रासन होगा। मयूरासन में क्या होता है? मयूरासन में भी आपका सर के ऊपर प्रेशर डालता है, लेकिन हमको क्या लेना है? मयूरासन में भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा साइनस के ऊपर, लेकिन हमको बेस्ट 3 चुनना है। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन होता तो सिर्फ 1-2 ले जाते हैं। गेट में पॉइंट, इसमें लॉजिक को आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो बेस्ट 3 हमको लेना है,
इसीलिए मोइरासन और अर्धचक्रासन से ज़्यादा कौन सा बेहतर होगा साइनोसाइटिस के लिए? अर्धचक्रासन होगा। इसीलिए आंसर होगा 1 2 3। ऐसा है क्या? हाँ है। तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। द फॉलोइंग आर मेजर स्ट्रेस हार्मोन्स। जो स्ट्रेस हार्मोन में से जो 4 हार्मोन दिया गया है उसमें मेजर हार्मोन कौन सा है, कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है? ये 4 हार्मोन दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन। हम अगर हार्मोन का थोड़ा बहुत उनका फंक्शन जान लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा आंसर। इसीलिए यहाँ पे हम कलेक्ट किए हैं कुछ मतलब रेफरेंस कुछ कलेक्ट किए हैं कि क्या क्या किसका क्या काम है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? ये फीमेल केस में ज़्यादातर काम देता है। चाइल्ड बर्थ के बाद, प्रेगनेंसी के टाइम जो चाइल्ड के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है तो उसके लिए वो काम करता है। इसीलिए ये स्ट्रेस हार्मोन नहीं होगा, प्रोलैक्टिन नहीं हो पाएगा। क्लियर? कॉर्टिसोल आप जानते हैं, कॉर्टिसोल इटसेल्फ इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि स्ट्रेस का जो रेस्पॉन्स होता है उनके साथ इसका कनेक्शन होता है। और ये कहाँ सिक्रेशन होता है? ये आड्रेनल ग्लैंड में आपका सिक्रेशन होता है। गेट में पॉइंट? तो इसीलिए कॉर्टिसोल होगा। और एपिनेफ्रिन का काम क्या है? ये क्या करता है? इंक्रीज भास्कुलर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। ये स्मूथ मसल को कंट्रैक्शन करता है और पुपिलरी डायलेटर मसल को कंट्रैक्शन करता है और इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर मसल को कंट्रैक्शन कर रहा है। मतलब क्या है? वो स्ट्रेस बना रहा है ना। गेट में पॉइंट? अदर सिग्निफिकेंट इफेक्ट इंक्लूड इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ा रहा है, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, रेनिन के द्वारा ये बेटा 1 रिसेप्टर रिलीज करता है। गेट में पॉइंट? तो ये स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है एपिनेफ्रिन, ये भी होगा। और लास्ट क्या है? ग्लूकागॉन एक्चुअली ये क्या है? ये जो हार्मोन दैट इन्वॉल्व कंट्रोलिंग ब्लड शुगर, जो ग्लूकोज कहते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, उसका लेवल को कंट्रोल करता है। एंड इट इज प्रोड्यूस बाय द अल्फा सेल फाउंड इन द आइसोलेट लैंग्राहन। पैनक्रिया में जो हमारा आइसोलेट लैंग्राहन है, इंसुलिन ग्लूकागॉन हम आप सुने होंगे। इंसुलिन कहाँ? बीटा सेल में, और ये अल्फा सेल में होता है और ये ब्लड स्ट्रीम को डायरेक्टली जाता है। तो ग्लूकागॉन स्ट्रेस के साथ उसका कुछ रिलेशन नहीं है। तो आंसर आपको मिल गया। क्या है? 2 and 3। 2 and 3 है क्या यहाँ? 2 and 3, यस, दिस इज द आंसर 2 and 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको पूछा गया है कि व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हठसिद्धि अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। यानी हठ प्रदीपिका के अनुसार हठसिद्धि के कौन से लक्षण है, उसको हठ प्रदीपिका में हठ सिद्धि लक्षणों के बारे में मतलब बताया गया है। कहाँ बताया गया है? चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 78। आप अगर हठ प्रदीपिका देखेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर आपका मिल जाएगा 78। उसमें क्या बताया गया है? एक वर्स है, अच्छा मतलब जो याद रखने लायक है वर्स है, बहुत इजी है याद रखने का। बपु कुशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोगता बिंदुजयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। इसको थोड़ा समझ लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। पहला बताया गया है बपु कुशत्वम। बपु कुशत्वम मीन्स स्लिमनेस ऑफ द बॉडी। ये अगर आपका बॉडी ये जो जितना भी दिया गया है आप हठ सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे तो ये सारा सिम्टम आपको दिखाई आएगा आपका बॉडी में। बपु कुशत्व मीन्स स्लिमनेस ऑफ बॉडी। दूसरा क्या गया है? कहा गया है बदने प्रसन्नता मीन्स स्माइलिंग फेस, लस्टर ऑन द फेस। क्लियर? नाद स्फुटत्वम क्लैरिटी ऑफ द वॉइस। देन नयने सुनिर्मले ब्राइटनेस ऑफ द आई, मतलब आपका आंखों जो है वो पूरा ब्राइटनेस रहेगा, सुनिर्मल। क्लियर? देन क्या बताया गया है? आरोगता। आरोगता माने फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, आपको रोग नहीं रहेगा आपका शरीर में अगर हठ सिद्धि हो गया। नेक्स्ट क्या?
बिंदुजयो, बिंदुजयो मीन्स कंट्रोल ओवर एजाकुलेशन ऑफ सीमेन। एंड नेक्स्ट क्या दिया गया है, अग्निदीपनम, अग्निदीपनम मीन्स स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक हीट, जो डाइजेस्टिव फायर आपका एक्टिव रहेगा, जो डाइजेशन प्रॉपर होगा। और लास्ट क्या बताया गया है, नाड़ी विशुद्धि मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी। ये सारा क्या है, हठ सिद्धि लक्षण कहा गया है। गेट माई पॉइंट, दीज आर द हठ सिद्धि लक्षण और मार्क ऑफ सक्सेस इन हठ योग। दीज आर द मार्क्स ऑफ सक्सेस, सक्सेस इन हठ योग, हठ। क्लियर, ये हठ प्रतिपिका में बताया गया है। तो अभी आंसर हमको मिल गया, क्लैरिटी इन आई, क्लैरिटी इन आई अच्छी है या नहीं, क्लैरिटी ऑफ आई है या नहीं है, हम देख रहे थे अभी ब्राइटनेस ऑफ आई, तो ये होगा क्लैरिटी ऑफ आई। देन स्लिमनेस इन बॉडी, स्लिमनेस इन बॉडी बपू पुरुषोत्तम कहा गया है। हैप्पीनेस ऑन फेस, हैप्पीनेस ऑन फेस कहाँ, लस्टर ऑन फेस, गिरी में पॉइंट, ये भी होगा, स्लिमनेस होगा, हैप्पीनेस होगा। इंक्रीज इन मेमोरी, मेमोरी के बारे में यहाँ बताया गया क्या, नहीं, ये नहीं होगा। इसलिए 1 2 3, 1 2 3 जहाँ पे है वही आंसर होगा। कौन सा है ये, 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर कोड, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेनिफिट ऑफ सूर्य भेदन प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आपको हठ प्रदीपिका से पूछ रहे हैं, मतलब आपको हठ प्रदीपिका से ही आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो बाकी दूसरा टेस्ट दे देंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। आप अगर देखेंगे ये सूर्य भेदन प्राणायाम चैप्टर 2 में बताया गया है, हठ प्रदीपिका का चैप्टर 2 में आपको बताया गया है। क्लियर, चैप्टर 2 का वर्स नंबर 50 आप अगर पढ़ेंगे, वर्स 50 को आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज बताया गया है। क्या क्या, पहला बताया गया है कपाल शोधन, कपाल शोधन, कपाल शोधन मीन्स क्लीननेस ऑफ फ्रंटल साइनस। दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा बताया गया है वात दोषघ्न, वात दोषघ्न, वात दोषघ्न मीन्स व्हाट, डिस्ट्रॉय डिजॉर्डर ऑफ वात, वात का जो डिजीज है, वात पित्त कफ जो होता है हम जानते हैं त्रिदोष, तो वात का डिजीज को डिस्ट्रॉय करता है। और थर्ड इज इंपॉर्टेंट, थर्ड इज कृमि दोष हृत, कृमि दोष हृत, DOSHA हृत, हृत मीन्स हॉर्न, मीन्स डिस्ट्रॉय ओर्म, ओर्म जो होता है जिया, कृमि होता है हमारा, तो उसको नष्ट करता है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप अगर टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको कभी भी ख्याल नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय ऑफ ओर्म हो सकता है। एडी माई पॉइंट, अभी आपको आंसर मिल गया होगा, कपाल शोधन, फ्रंटल साइनस, प्यूरिफाई द फ्रंटल साइनस, ये मिल गया आपको। एंड डिस्ट्रॉय ऑफ ओर्म, ये थर्ड वाला कृमि दोष हृत, ये होगा। और बैलेंसेस द वायु, वायु के बारे में यहाँ बताया क्या, नहीं। रिमूव हंगर एंड थर्स्ट, ये बताया क्या, नहीं। तो इसीलिए आंसर होगा 1 and 2। 1 and 2 कहाँ पे है, ये वाला है, दिस इज योर आंसर। सो आज के लिए ही इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं हमको तो ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए फेसबुक में। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट है, कहीं भी क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और कहीं गलत हो रहा है तभी ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।